आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बरसरे इख्तिदार बीजेपी में सियासी अटकलबाजियों का दौर है। इस बीच वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली का दौरा कर सबको मजीद हैरान कर दिया। योगी ने दिल्ली दौरे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से बारी बारी मुलाकात की। सियासी गलियारों में इन मुलाकात के कई माने निकाले जा रहे हैं। यूपी की अपोजिशन पार्टियों की भी इस दौरे पर गहरी नजर रही। सवाल यही उठता है कि योगी के दिल्ली दौरे के आखिर क्या माने हैं? यूपी सियासत का दिल्ली कनेक्शन आखिर क्या कुछ है? आज डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि योगी के इस दौरे को किस तरह से देखा जाए। जिस तरह से अटकलों का बाजार यूपी में गर्म है पिछले कुछ दिनों से, ऐसे में दिल्ली का दौरा योगी का क्या कुछ कहता है, इसके क्या कुछ माने, इसी पर हम बातचीत करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर एमएच खान साहब हैं, जो कि सियासी तज्जिया निगार हैं। साधना भारती हैं, तर्जुमान है कांग्रेस की। आलोक अवस्थी जी हैं मेरे साथ, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, और कुछ देर में समाजवादी पार्टी के लीडर भी हमारे साथ डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करता हूं न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले आलोक अवस्थी जी, सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आलोक अवस्थी जी, क्योंकि दौरा योगी जी का पूरा हो गया और जिस वक्त यह दौरा हो रहा था दिल्ली का योगी जी का, उस वक्त अपोजिशन की नजरें बिल्कुल दिल्ली पर गड़ी हुई थी। मेरा सीधा सीधा सवाल यह कि योगी जी क्या कुछ मंत्र लेकर वापस लौटे हैं दिल्ली से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ जो भी फैसले होते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया से और आपस में बातचीत करके लिए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी पिछले 4 महीने से कोविड-19 की वजह से नहीं जा पाए थे, क्योंकि उनके प्रबंधन में यहाँ लगे थे, और उसके बाद समय समय पर वो दिल्ली जाते रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय नेताओं को मिलते रहे हैं, केंद्र की योजनाओं जो चल रही है उसके बारे में अपनी रिपोर्ट देते रहे हैं, प्रदेश की जनता के बारे में जो उनकी लोक कल्याणकारी नीतियां है उसके बारे में बताते रहे हैं। उसी दृष्टि से इसको देखना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आज उन्होंने जो है आशीर्वाद लिया। 2022 का चुनाव नजदीक है, तो निश्चित बात है कि सारी मीडिया का निगाह इसी तरफ है कि चुनाव के बारे में ही कुछ बातचीत हो रही होगी। लेकिन मेरा ये कहना है हमारी प्रक्रिया का हिस्सा है। कई लोगों ने इस तरह की बातें भी करी कि जो है नेतृत्व में परिवर्तन होगा, और ये बिल्कुल पूर्णतः गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम लगातार हर इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। चाहे 2014 का जो है 2017 का जो है विधानसभा का इलेक्शन रहा हो, चाहे 2019 का लोकसभा का इलेक्शन रहा हो, या नगर निगमों के अगर इलेक्शन की आप बात करेंगे तो हम 17 नगर निगमों में 14 में हमारे मेयर जीते हैं। समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। और इसके पहले 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए थे, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व हम लड़े थे, इसमें 6 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, खाली 1 में समाजवादी पार्टी को मिला था। तो हम योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर से 2022 में चुनाव में जाएंगे। चलिए ठीक है, यानी एक तरह से बीजेपी ने भरोसा फिर से जताया योगी आदित्यनाथ जी पर यूपी में। मैं साधना भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। साधना भारती जी, हमने देखा कि अपोजिशन की, यूपी अपोजिशन की जो नजरें थी वो योगी जी के दिल्ली दौरे पर एक तरह से गड़ी हुई थी कि क्या कुछ होता है इस दौरे में, क्या कुछ निकल कर आता है। वजीर आजम मोदी से उनकी मुलाकात होती है, अमित शाह से और जेपी नड्डा जी से उनकी मुलाकात होती है। किस तरह से कांग्रेस इस पूरे दौरे को देख रही है? आदरणीय अब्बू जी, सबसे पहले तो ये इतना बड़ा झूठ है, भाजपा के प्रवक्ता बड़ा हास्यास्पद है, बोलते हैं कि व्यक्ति की पार्टी नहीं है। मोदी जी और अमित शाह जी के अलावा किसकी चलती है ये बताएं पहले, उनके पास जवाब नहीं होगा। खैर, मैं शालीनता से सुन रही थी, उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। सबसे पहले तो ये कि ठीक है, 3 बार आदित्यनाथ जी को बुलाया गया दिल्ली, उन्होंने मना कर दिया। मोदी जी के द्वारा AK शर्मा जी को लखनऊ भेजा गया MLC बना के, उनसे मिलने के लिए भी योगी जी ने खुद 4 बार मना कर दिया। अब सीधी बात यह कि अब मैं पूछती हूँ कि 150 विधायक जब खिलाफत करते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं विधानसभा में मुख्यमंत्री के ही खिलाफ, और साथ ही साथ कोरोना के कुप्रबंधन को लेकर, मैं बता देती हूँ आपको
एक से एक विधायक से लेकर सांसद तक, मंत्री तक योगी आदित्यनाथ जी की खिलाफत करते हुए नजर आते हैं। और तो और 2 विधायक ऐसे हैं जो ये कहते हैं हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाएगा। राकेश राठौर जी ने भी ये बात कही थी, विधायक है इनकी पार्टी के। मैं दूसरी चीज ये पूछना चाहती हूँ, देखिए चुनाव आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना से ज्यादा, महंगाई से ज्यादा, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, गरीब मर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जीडीपी गिर रही है, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इनको सीधा सीधा मतलब है कि चुनाव आ रहा है। अब चुनाव आ रहा है तो चुनावी चमकादड़ तो चिल्लाएंगे ही, और वोटों के वायरस कच्चादारी और भगवादारी भी हर गली गली में घूमते नजर आएंगे। क्या है ना अबू जी, चुनाव में धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं भाजपा के द्वारा, और कुर्सी पाने के लिए भाजपा में नेवलों से भी सांपों के संबंध हो जाते हैं। बस यही चक्कर चल रहा है कि नाराज योगी जी हैं, इसीलिए मोदी जी ने बधाई भी नहीं दी ट्विटर पे भाजपा के। 1 मिनट, भाजपा के प्रवक्ता ये कहते हैं इस बात पर कि अरे कोरोना था इसलिए हम बधाई नहीं दे रहे थे, तो कोरोना तो मार्च में भी था। ठीक है। देखिए साधना भारती जी, आपने इस दौरे पर कई सवाल उठाए और आलोक अवस्थी जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि आप खामोशी से आलोक अवस्थी जी का जवाब भी सुन लीजिए, जो सवाल आपने इस दौरे पर उठाए। आलोक अवस्थी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अबू हुरैरा जी, हमारे जो कांग्रेस की बहन हमारी बैठी हैं, उन्होंने बहुत ही जो है एक, मैं कहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं, उनकी भाषा जो था उनको थोड़ा संयम रखना चाहिए था। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 3 बार योगी जी ने मना कर दिया जाने से, क्या वो टेलीफोन ऑपरेटर थी कि उनके जरिए बात हो रही थी? क्या उन्होंने फोन रिसीव किए थे? कैसे आपको जानकारी मिली कि वहाँ मना कर दिया गया था? उसी तरीके से उन्होंने आरोप लगा दिया कि जो है मुख्यमंत्री जी वहाँ जाना नहीं चाहते थे, उनको जबरन जाना पड़ा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, आप हमारी पार्टी से परिवादी परिचित नहीं है, लेकिन ये एक परिवार की पार्टी नहीं है कि राहुल गांधी जी जो है जो आदेश करें वो जो है सबके लिए मान्य हो जाता। हमारे यहाँ सलाह मशवरा करके चीजें की जाती है। आप ये बताइए, आज आपका डूबता हुआ जहाज है, आज आपके नाव में से छेद हो गए हैं, तमाम 17 भाग 3 पीढ़ी जिनकी हो गई है, चाहे जितिन प्रसाद जी हो और चाहे जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, बड़ी 2 पीढ़ियां इन लोगों की थी। क्यों आज भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया और कांग्रेस को क्यों छोड़ा? क्योंकि आपका नेता फेल हो चुका है, क्योंकि जो उसका मल्ला है उस नाव का, वो नाव को खे नहीं पा रहा है, ना राहुल गांधी ना प्रियंका वाड्रा, जिस नाव में छेद हो गया है। ठीक है, 17 पिछले ठीक है। साधना भारती, बहुत छोटा सा रिएक्शन। डॉक्टर एमएच खान बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। डिबेट में डॉक्टर साहब को भी जोड़ना है, बहुत छोटा सा रिएक्शन। साधना भारती। सबसे पहले परिवारवाद की बात, भाजपा के भाई साहब आप भूल जाते हैं क्या? पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह जी के बेटे, कल्याण सिंह जी के बेटे, उनके पोते और ना जाने कितने, वरुण गांधी जी और ये जितिन प्रसाद जी भी गए, आप इनका भी नाम ही ले रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी कोई गंगा मैया है क्या, जो उनमें जो डुबकी लगा लेता है बड़ा पवित्र होकर बाहर आ जाता है? तो परिवारवाद तो आपके अंदर भी है और व्यक्ति विशेष की पार्टी आप चला रहे हैं। और दूसरी बात, ये आपकी भाषा है जो आप चुका हो नेताओं को तू तड़ाक करके बोलते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, नहीं देखिए, अब दोनों लोगों की बात हो गई, मैंने दोनों को काफी टाइम दे दिया। आलोक अवस्थी जी, साधना भारती जी, दोनों लोगों को मैंने टाइम दे दिया और मैं चाह रहा हूं कि योगी जी के इस दौरे पर ही बात की जाए। परिवारवाद पर कभी बात हो सकती है, व्यक्ति विशेष की बात हो सकती है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इस दौरे पर ही बात हो जाए। चुनाव नजदीक है और जिस तरह से अटकलों का बाजार यूपी में गर्म था, उसे लेकर यह दौरा कितना इंपॉर्टेंट है, इसी पर हम बात करें। मैं डॉक्टर एमएच खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर एमएच खान साहब, यूपी कि योगी सियासत का दहली कनेक्शन आप इसे किस तरह से देखते हैं? आपका तजुर्बा क्या कुछ कह रहा है? जिस तरह से पिछले दिनों अटकलों का बाजार यूपी में गर्म रहा, उसके बाद अचानक योगी जी दिल्ली का दौरा करते हैं, तो इस दौरे को कैसे देखा जाए? खान साहब। अबू हुरैरा साहब, मैं तो ये सबसे पहले कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी के मुख्यमंत्री है और केंद्र में प्रधानमंत्री जो है वो बीजेपी के हैं और गृह मंत्री बीजेपी के हैं, नड्डा साहब बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ये एक प्रक्रिया होती है अपने पार्टी से लोगों से मिलना मिलाना, या नहीं जा रहे हैं तो जबरदस्ती बुलाना, ये सब करना। लेकिन सवाल थोड़ा सा इसमें आ रहा है कि इतनी देर तक मीटिंग हो रहा, ये थोड़ा सा शंका लोगों के दिल में आ रही। ये थोड़ा सा लोगों को आ रहा कि इतनी लंबी मीटिंग और फिर राष्ट्रपति जी से भी मुलाकात होना, तो ये उस पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ कि हाँ क्यों नहीं मिलने नहीं गए, क्या नहीं करने गए। मिलने का तो सवाल ये था, आप भी हमारे मित्र, बहुत अच्छे मित्र हैं अवस्थी जी, अभी कहते कोरोना काल में नहीं जा पाए, कोरोना काल में बंगाल गए, 10-12 मीटिंगें किया, आसाम गए 10-12 मीटिंगें किया। ऐसा नहीं है, टाइम तो ठीक था, सब कुछ था, लेकिन आज जो गहमा गहमी मची हुई है, पूरा उत्तर प्रदेश 2 दिन से प्रशासनिक रूप से ठप पड़ा हुआ है। हर आदमी सशंकित है कि कौन आएगा कौन जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो सवाल इस बात का उठाते हैं
कि देखिए एक मोटी बात है, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखा कि यहाँ लखनऊ का सीएमओ काम नहीं कर रहा है और डीएम कह रहा है कि लाशें गिर रही हैं, मर रही हैं, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज तक उस पर कोई संज्ञान प्रशासनिक अधिकारियों के बल पर योगी जी चलते हैं, नेताओं की नहीं सुनते हैं, एमएलए की नहीं सुनते हैं, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं। इससे साबित होता है कि कैबिनेट मंत्री चिट्ठी लिख रहा है, उसके बाद भी सीएमओ आज भी बैठा हुआ नहीं हटाया गया। तो ये सब चीजें हैं। योगी जी अच्छे आदमी हो सकते हैं, इसमें हम नहीं कुछ कह सकते हैं कि हाँ बुरे आदमी। हाँ 19 मुकदमे उन्होंने अपने वापस लिए, वो अलग बात है, वो भी क्रिमिनल मुकदमे थे, वापस लिए, अलग बात है। लेकिन आज की डेट में किसी भी एमएलए की नहीं चलती है। 200, अभी कोई बहन कह रही थी 150 एमएलए, 150 नहीं 200 एमएलए। खान साहब, मैं आलोक अवस्थी जी से इसका जवाब ले लेता हूं, आलोक अवस्थी जी, डॉक्टर एमएच खान जो बातें कह रहे हैं कि दिल्ली का दौरा तो ठीक है, चलिए आपकी ही वहां पर सरकार है, दौरा ठीक है, लेकिन उस दौरे में वाकई में जितनी देर तक मीटिंग हुई, 1.5 घंटे तक अमित शाह जी के साथ मीटिंग होती है, 1.5 घंटे वजीर आजम मोदी साहब के साथ मीटिंग होती है, तो क्या यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूर्णतया चुनाव के लिए तैयार है और हम उन्हीं को नेता के रूप में चुनाव में जाएंगे। दूसरी बात जो आपका विषय है कि मीटिंगें लंबी क्यों चल रही है, तो ये हमारी पार्टी का इंटरनल विषय है। हम हर चीज को डिस्कस करते हैं, हमारे बड़े नेताओं का मार्गदर्शन मिलता है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी एक पुस्तक, आलोक अवस्थी जी, जिस तरह से जो अटकलें थी, जो अटकलें थी कि कोरोना के इंतजामात में यूपी की सरकार फेल हुई, इसके अलावा पंचायत के चुनाव में जो रिजल्ट थे वो बीजेपी के हक में एक तरह से नहीं गए, इसके अलावा जो जात पात का जो मामला था, कई इस तरह के इशू थे, और उसके बाद यह दौरा दिल्ली का होता है। अबू रहरा जी, पहली बात, कोरोना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं फेल नहीं हुई है। जिस प्रदेश के अंदर एक भी लैब नहीं होती थी, आज 275 लैब है। जिस प्रदेश के अंदर 12 मेडिकल कॉलेज आजादी के बाद हुए थे, आज 30 मेडिकल कॉलेजेस हैं। 675 अस्पताल जो है इस समय जो है कोविड-19 में काम कर रहे हैं, और खाली उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड नहीं आया था, कोविड पूरे देश के अंदर आया, पूरे विश्व के अंदर आया। अन्य राज्यों की सरकारें फिर क्यों फेल हुई? अगर भारतीय जनता पार्टी को आप फेल बताते हैं, क्यों छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मौतें हुई है? क्यों महाराष्ट्र नंबर 1 बना हुआ था कोविड-19 के अंदर? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी सरकार ने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया, सारी सरकारों की कलाई खुल गई कोरोना के इस दौर में, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे झारखंड की सरकार हो, चाहे कर्नाटक की सरकार हो, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की, सारी सरकारों की कलाई खुली है कोरोना के इस दौर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, और मायूसी तो इसी बात की है। हाँ, मेरी बात पूरी हो जाए जी, मेरी बात पूरी हो जाने देते तो बहुत अच्छा लगता। अच्छा किया कि आपने अन्य राज्यों के नाम ले लिए, लेकिन सिर्फ आपने उत्तर प्रदेश का नाम लिया था, इसलिए मैंने आपको करेक्ट किया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज जो है, आज हमारे यहाँ जनता सुरक्षित है, आज कानून का राज है। बड़े बड़े अपराधी इस समय या तो जेल के अंदर है या ऊपर अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। उनकी करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियों को सरकार ने जब्त किया है। आज जो है सरकार जो है विकास का बराबर कार्य में लगी हुई है। आज 24 घंटे बिजली हर जगह आ रही है। इसके पहले कभी राज्य में कल्पना नहीं थी कि 24 घंटे बिजली आएगी। ठीक है, जो 70 साल में साधना भारती जी को इस पर एतराज है, जो आंकड़े आप गिना रहे हैं, जो आप कोरोना की तारीफ कर रहे हैं, कोरोना के काम के मेडिकल फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस पर साधना भारती जी को एतराज है। साधना भारती, देखिए आदरणीय अबू जी, ये तो झासाराम बाबा का झूठ छाप चूरण बांट रहे हैं खुलेआम, वो तो समझ में आ रहा है। देखिए सरकारी आंकड़े बता देती हूँ आदरणीय अवस्थी जी आपको मैं। सरकारी आंकड़ों में आप कह रहे थे कि 540 मौतें हुई हैं मार्च में लखनऊ में, जबकि नगर निगम ने, आप जानते हैं 6 जोन में जब आंकड़ों का किया आकलन तो 2422 को मौतें रजिस्टर की गई। और वाराणसी में बता देती हूँ आपको, आप बोल रहे थे मात्र 3 मौतें हुई है और नगर निगम ने मौतें, बीच में मत बोलिए आप, बहुत हो गया आपका, चुप रहिए आप। 739 मौत की रजिस्टर्ड हुई, 12 हॉस्पिटल में क्या हुआ? और नहीं बीच में बोलिए, चुप रहिए आप, क्या मन की बात करने आए? ये बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? अब्बू जी अभी ने चुप कराइए आप, मतलब ये मन की बात करने आए हैं क्या? आपकी जो भाषा है मुझे आपत्ति है, झूठ चूरन बांटेंगे, आपकी जो भाषा है उस पर मुझे आपत्ति है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं बहुत जिम्मेदारी से
से ये बात कह रही हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने ना जनता का सम्मान किया है, ना अमर शहीदों का सम्मान किया है। योगी आदित्यनाथ जी गए थे उत्तर प्रदेश के नेता में और घोषणा करके आए थे कि मेडिकल कॉलेज का नाम अमर शहीद योगी के नाम से रखेंगे। अभी तक नहीं रखा है। ये हस्तगति का ये नाम है। आप बड़ी बातों पर हंस गए। आपने कोरोना में असफल रहे, कोरोना पर भी तैयारी कीजिए, चुनाव में तो बड़ी तैयारी के साथ उतर रहे हैं, लेकिन चुनाव की तैयारी नहीं, उसने आपकी देखिए साधना भारती जी, देखिए डिबेट के बाहर बात मत कीजिए। आलोक अवस्थी जी, साधना भारती जी, मैं फिर से कह रहा हूं, डिबेट के बाहर बात मत कीजिए। डेवलपमेंट पे आप जरूर चर्चा कर सकते हैं कि सरकार ने क्या किया, सरकार कहां पर नाकाम हुई, सरकार कहां पर कामयाब हुई, इस पर जरूर चर्चा की जा सकती है। मैं डॉक्टर एम एच खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। क्या खान साहब, दिल्ली योगी जी के दिल्ली दौरे से लग रहा है कि वाकई में यूपी की जो डोर है, यूपी की जो सरकार है वो भी दिल्ली से ही एक तरह से चलती है, ये एक तरह से वाज़ेह हो गया? अरे झासाराम बाबा नहीं, अब वो सुन लीजिए, किसी भी सरकार साधना भारती, साधना भारती सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ, दोबारा से आ रहा हूँ। भारती बहुत बोलती है, चुप ठीक है खान साहब शुरू कीजिए। हाँ, देखिए, राष्ट्रीय स्तर की जो भी पार्टियां होती हैं, चाहे कांग्रेस जब राज कर रही थी तो यहाँ उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको निर्देशित करती थी। तो ये कहना ठीक नहीं है कि योगी जी अपने मन से चला रहे हैं। योगी जी को भी निर्देश उस पर से पालन करना पड़ेगा, और अगर ना पालन नहीं करेंगे तो निकाल बाहर कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए आप। लेकिन ये कहना कि उत्तर प्रदेश में हमने कोरोना पर काबू पा लिया, बिल्कुल कतई झूठ बात है, गलत बात है। मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया कैबिनेट मंत्री का, जिसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। और अगर कांग्रेस शासन, कांग्रेस के राज्यों की बात करोगे तो वहां तो बिल्कुल ही फेल हो गया मामला, कहीं कोई कामयाबी नहीं मिली, और वहां तो भगदड़ मची, यहाँ जाना वहां जाना ये जाना। देखिए, कोरोना काल में योगी जी ने उतनी मेहनत नहीं किया जितनी करनी चाहिए। और आप बता दीजिए, कोरोना काल में किसी हार्ट के मरीज का इलाज नहीं हो रहा था, जो महिलाएं गर्भवती थी उनका डिलीवरी का इंतजाम नहीं था। हमको तो कई अस्पतालों की महिला अधीक्षकों ने फोन करके कहा कि साहब आप इस बात को उठाइए कि हमारे वहां जो कोरोना काल में महिलाएं आती हैं उनका जो है निगेटिव पॉजिटिव मांगा जाता है रिपोर्ट, हमारे वहां कोई सिस्टम नहीं है, कैसे करेंगे? सारी चीजें खत्म है। इंसुलिन लेने वाला आदमी जो शुगर का मरीज है उसका इलाज आज भी नहीं हो रहा है, आज सिर्फ कोरोना हो रहा है। तो क्या सारे मरीज जो जिनको हार्ट है, जिन बीमारी है, जिनको गुर्दे की बीमारी है, जिनको लीवर की बीमारी है, उनको इलाज नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल। यहाँ से मेडिकल कॉलेज कहाँ बना दिया आपने? एक लोहिया अस्पताल लखनऊ में था, अच्छा इलाज हो रहा था। आपको भी तजुर्बा होगा लोहिया अस्पताल का, अबू हुरैरा साहब। मैं समझता हूं कि आपका भी उस लोहिया अस्पताल का तजुर्बा होगा कि वो कितना गरीब लोगों को इलाज वहां हो रहा था, उसको संस्थान में घोषित कर दिया। अब वहां जहां 1 रुपये का पर्चा बनता था, अब 100 रुपये का बनने लगा। जहां एक आदमी को सारी सुविधाएं मिलती थी, टीएलसी, कोरोना के दौर में बदनज़मी तो देखने को लेकर के, मेडिकल की बदनज़मियां जो है वो तो देखने को मिली कोरोना के दौर में, वो सबके सामने है। उसके लिए सरकारें क्या कुछ कर रही थी वो भी सबके सामने, और यूपी सरकार ने क्या कुछ किया वो भी सबके सामने है। उस पर लीपापोती एक तरह से नहीं की जा सकती है। मैं आलोक अवस्थी जी आपके पास आना चाहूंगा। आलोक अवस्थी जी, जो बात यहां पर डॉक्टर एम एच खान कह रहे थे, साधना भारती कह रही थी कि ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ अपने मन से ही सरकार चलाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी है, दिल्ली के हाथ में ही यूपी की डोर है। देखिए, मैंने अपने पहले वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया था कि हमारी पार्टी जो है एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी एक परिवार की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक ढंग से पार्टी चलती है। हमारे हर 3 साल में अध्यक्ष बदल जाते हैं, वो किसी परिवार से नहीं आते हैं, अलग अलग अध्यक्ष हमारे आते हैं। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जी के परिवार की अगर बात करिए तो सारा परिवार ही उनका अध्यक्ष पद पर बराबर बैठ रहा है। इसके बाद भी जो है उन्हीं परिवार से कोई अध्यक्ष में बैठेगा, यहाँ तक कि परिवारवाद की बात आती है। श्रीमान अखिलेश यादव के बाद कोई अध्यक्ष दोबारा बनने को है नहीं, उन्हीं परिवार से कोई अध्यक्ष बनेगा। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ, ये परिवारवादी पार्टी सारी है। 2 बातें मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि आरोप लगे कि वो योगी आदित्यनाथ जी का प्रबंधन ठीक नहीं था। आप याद करिए, पहली बार जब पहली फेज आया था, पहली बार जो कोरोना आया था, उस समय आपको याद होगा कि कोरोना प्रबंधन में योगी आदित्यनाथ जी बराबर अपनी टीम के साथ लेकर के सारी आधारभूत संरचना बना रहे थे। उसी समय उनके पिता का भी देहांत हुआ था, वो अपने पिता के देहांत में उनकी अंत्येष्टि में भी नहीं जा पाए थे। कोरोना प्रबंधन में वो बराबर जो है वो काम कर रहे थे जनता के हित में। और रही बात दूसरी बार, जब कोरोना का दूसरा फेज आया,
उस समय उनको स्वयं को कोरोना हुआ योगी आदित्यनाथ जी को, लेकिन उस कोरोना होने के बाद भी वो लगातार जनता के लिए जो है अपने अधिकारियों को निर्देश देते रहे, और जैसे ही वो ठीक हुए कोरोना से पूरे प्रदेश का दौरा किया है उन्होंने 70 जिलों का। ये तो आप सत्ता में है, आप सीएम हैं, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप आवाम का ख्याल रखें, आप रियासत का ख्याल रखें, ये तो जिम्मेदारी बनती है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान राजकुमार भाटी जी, सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार भाटी जी, सीधा सीधा मेरा सवाल है कि योगी जी के इस दौरे को किस तरह से देखा जाए? जिस तरह से आलोक अवस्थी जी यहां पर कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार यहां पर भी है और वहां पर भी है, और ये मुलाकात एक लंबे वक्त के बाद हुई, उस वजह से इसे महज एक मुलाकात समझा जाए। महज ये एक मुलाकात है या फिर इसके पीछे कुछ सियासी इशारे भी मिलते हैं? नहीं, कुछ क्या सारे के सारे सियासी इशारे मिल रहे हैं क्या? जो पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। अब उन चीजों पर विश्वास ना करें, आलोक जी की बात पर विश्वास करें। उत्तर प्रदेश का एक तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की गर्मा लगातार गिराने में लगी हुई है, उत्तर प्रदेश को अपमानित किया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की एक इज्जत रही है पूरे देश में। कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन आज हालात ये हैं कि जो 4 आदमी उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करने में लगे हुए हैं, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, वो चारों में से कोई सा भी उत्तर प्रदेश का नहीं है, चारों बाहर के हैं। बाहर के लोग इस सूबे की किस्मत तय कर रहे हैं, जो सूबा देश की किस्मत तय करता था। दूसरी बात, जो इनका सड़क पे झगड़ा दिखाई दे रहा है उसको लोग ना देखें। जो भारतीय जनता पार्टी में 4 ग्रुप उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, एक मोदी जी का ग्रुप है, एक योगी जी का ग्रुप है, एक केशव प्रसाद मौर्य का ग्रुप है, एक नागपुर के इशारे पे चलने वाला ग्रुप है, और चारों के चारों सड़क पर लड़ रहे हैं। इतना निचले स्तर पर तो कभी लड़ाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिल्ली आलोक अवस्थी जी, क्या सच्चाई यही है कि बीजेपी सड़क पर लड़ रही है? खुद उसके घर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? अबू हुरैरा जी जी जिस पार्टी के ये प्रवक्ता हैं उनसे पूछिए, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को उखाड़ के किसने फेंका था, उनकी कुर्सी से किसने धकेल करके उनको हटाया था, इनके यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया छीन कर ली गई थी। हमारे यहाँ लोकतंत्र की प्रक्रिया जो है वो वोट से होती है, इनके यहाँ छीनी जाती है। धक्का देकर के मुलायम सिंह यादव जी को हटाया था, और बड़ी बात ये कर रहे हैं, पूछिए अखिलेश यादव एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5 साल काम किया उन्होंने। उसके बाद एक गैर जिम्मेदाराना बयान कि वैक्सीन लगाने से भाजपा की वैक्सीन है, इसको मैं नहीं लगवाऊंगा। पूछिए कितने लाखों करोड़ों लोग जो उनके अनुयायी हैं, कितना खराब उन्होंने मैसेज दिया। एक परिपक्व नेता को इस तरह का बयान देना चाहिए। वो स्वयं भी जो है कोरोना से पीड़ित हुए, कितने कार्यकर्ता जो है उनके आज। ठीक है, साधना भारती, जल्दी से आपका रिएक्शन। आलोक जी बात हो गई, साधना भारती बहुत छोटा सा रिएक्शन। हाँ, मैं रिएक्शन देखिए हाँ, बहुत छोटा सा ही रिएक्शन दे रही हूँ। सबसे पहले तो मेरी भाषा पे आपत्ति की थी इन्होंने, मैं उस पर जवाब दे दूं कि जब मोदी जी सुपर्णका कहते हैं एक महिला लोकसभा सांसद को, तब इनकी आपत्तियां कहाँ चली जाती है, पहले वहां आपत्ति करा करें। और दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि अभी ये कह रहे थे कि सीएम बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में इन्होंने 4 चेहरे दिए थे जातिवाद के नाम पर। एक दिए थे कलराज मिश्र ब्राह्मणों के नाम पर, राजनाथ सिंह जी ठाकुरों के नाम पर, उमा भारती जी लोधियों के नाम पर, केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर, और मुख्यमंत्री बने कौन? भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ जनता की जाति के नाम पर। चलिए ठीक है, नहीं ये तो देखिए, ये तो बीजेपी के अंदर का मामला है साधना भारती जी, ये तो बीजेपी के अंदर का मामला है कि वो इख्तियार में है तो किसे सीएम बनाती किसे नहीं बनाती है। अब देखना ये बहुत अहम होगा कि यूपी की सियासत का जो दिल्ली कनेक्शन है, इसका क्या कुछ नतीजा निकलता है, आने वाले दिनों में इसके क्या कुछ असरात होंगे, देखना बहुत अहम होगा। वक्त की कमी है, बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया साधना भारती, डॉक्टर एम एच खान साहब, राजकुमार भाटी साहब और आलोक अवस्थी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।